देखो बाबू, आज हम लोग मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आज मैथमेटिक्स छोड़ देते, आज फिजिक्स ही पढ़ लो, कल से कंटिन्यू कर लेना। इसलिए कि टेन में भी आज फिजिक्स ही है। आज फिजिक्स ही पढ़ लो, ठीक है। देखो बाबू, फिजिक्स ही आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कल जो हम लोग डिस्कस किए थे गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन मोशन वाले ऑब्जेक्ट से कि मोशन, जब कोई भी बॉडी मोशन में होता है और वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन में रहता है तो इट विल बी कंटिन्यू, वो वही उसी पोजीशन में रहेगा जब तक के ऊपर क्या है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। ये गैलीलियो साहब ने ऑब्जर्वेशन किया और इसी के रिगार्डिंग जो है न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिया जिसको न्यूटन न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। तो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, इट विल बी कंटिन्यू इन दैट पोजीशन, वो उसी पोजीशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ से हमको जानकारी क्या मिला? न्यूटन का फर्स्ट लॉ से हमको ये जानकारी मिला कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, वो तब तक नहीं वो अपने पोजीशन को चेंज करेगा जब तक उस पर क्या कर नहीं कर दे, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं कर दे। तो इस न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमको दो चीज की जानकारी मिली। एक तो डिफाइन किया न्यूटन का फर्स्ट लॉ, फोर्स को डिफाइन किया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन किया? फोर्स को डिफाइन किया कि फोर्स क्या है। दूसरा उन्होंने ये डिफाइन किया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये डिफाइन किया कि इनर्शिया को डिफाइन किया कि इनर्शिया क्या है। तो हम कल डिस्कस किए थे इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा प्रॉपर्टी है जिसमें अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ये तो उसी पोजीशन में रहेगा, अगर वो रेस्ट में होता है तो वो उसी पोजीशन में रहता है, और एक स्ट्रेट पाथ पर अगर वो चल रहा होता है तो वो उसी पाथ चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये चीज के बारे में इसी को यानी ये इनर्शिया को डिफाइन किया न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और किसको डिफाइन किया? फोर्स को डिफाइन किया। अब बात ये आया कि इनर्शिया कहते किसको है? इनर्शिया तो हम बता दें कि इनर्शिया किसको कहते हैं। इनर्शिया 3 तरह का होता है बाबू। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ क्या कहलाता है? डायरेक्शन। यहाँ तक हम आप लोगों को कल डिस्कस किए थे और इसका एक एग्जाम्पल भी हम कल दिए थे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे किसको कहेंगे। जैसे देख लीजिए कि कल हम एग्जाम्पल में लिखे थे कि एक बस या ट्रेन अचानक चलने लगती है, तो बस जब या ट्रेन रुकी हुई होती है तो उसमें बैठा हुआ पैसेंजर को क्या होता है? वो रेस्ट में होता है। जैसे ही बस या ट्रेन अचानक चलना शुरू करती है तो हमारे कमर का निचले वाला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में रहता है वो गति में तो आ जाता है, मगर कमर के ऊपर वाला हिस्सा वो जो है गाड़ी के संपर्क में नहीं होने की वजह से वो हमेशा रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, इसीलिए वो पीछे की ओर झुक जाता है। ये किसका एग्जाम्पल होगा? किसका एग्जाम्पल होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल होगा। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल कल डिस्कस किए थे कि अगर कोई भी बस कंटिन्यू चलती जा रही है या ट्रेन चलती जा रही है, उसमें बैठा हुआ पैसेंजर भी वो मोशन में होगा। अचानक ब्रेक लगाया गया बस में या ट्रेन में तो वो पैसेंजर आगे की ओर झुक जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब गाड़ी चल रही होती है तो आगे का पूरा जिस्म गतिमान रहता है। जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो आदमी का जो नीचे वाला पोर्शन है जो सीट के संपर्क में है, बस के रुकने या ट्रेन के रुकने से ही वो रुक जा रहा है, मगर ऊपर वाला पोर्शन वो क्या चाहता है? गति में ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से वो आगे की ओर। लीनियर मोमेंटम क्या है बाबू? लीनियर मोमेंटम क्या है? पहले इसको डिफाइन करने से पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल समझाना चाहते हैं। देखिए बाबू, अगर कोई आदमी हाईवे पे चल रहा है और एक ट्रक भी चल रहा है,
हाईवे जो है, हाईवे के संपर्क में आने की वजह से, आने ये ट्रक के संपर्क में आने की वजह से वो आदमी का डेथ हो जाता है। आपसे ये हम सवाल पूछना चाहते हैं, वो आदमी ट्रक से ठोकर खा करके वो ट्रक उस पर चढ़ जाती है जिसकी वजह से वो मर जाता है, ट्रक उसके जिस्म पर चढ़ जाती है जिसकी वजह से मर जाता है। क्यों मर जाता है बाबू? हेलो, ट्रक जो है उसके बॉडी पे चढ़ जाता है जिसकी वजह से वो उसकी जान निकल जाती है, तो वो क्यों मर जाता है? हेलो सर उसके ऊपर सर फोर्स लग जाता है। हाँ, यानी ट्रक का मास इतना ज्यादा होता है वो सह नहीं कर पाता जिसकी वजह से वो मर जाता है। ये ना हुआ, यानी ट्रक के मास की वजह से, यस सर। यानी पूरा यस सर। ट्रक तो ट्रक पर मास होने की वजह से, ट्रक का मास होने की वजह से वो मर जाता है। दूसरा चीज, एक गोली उसका तो मास बहुत कम होता है, एक बंदूक से छोड़ी गई गोली उसका मास तो कम होता है, फिर भी आदमी मर जाता है। ब्रेन में लगता है या हार्ट में लगता है तो वो मर जाता है, या किसी भी को क्या है दूसरे आर्ट ऑर्गन पे इफेक्ट पहुंचाता है जिसकी वजह से मर जाता है। क्यों? सर एक बार और बोलिएगा। सर उसका स्पीड ज्यादा रहता है। छोड़ा जाता है, बंदूक से जो गोली छोड़ा जाता है, किसी आदमी को वो गोली लग जाता है, उसे वो आदमी मर जाता है, मर जाता है ना। क्यों मर जाता है बाबू? क्योंकि होता है, तेजी से जाता है सर, स्पीड उसका ज्यादा होता है। यानी स्पीड की वजह से। का मतलब दोनों सिचुएशन में अगर वो आदमी को इफेक्ट पहुंचाया, यानी ट्रक के वेट की वजह से भी वो आदमी मर गया और गोली से लगने की वजह से भी वो मर गया। जब वो ट्रक के वेट की वजह से मर गया तो वहां पे मास की वजह से मर गया, ट्रक के मास की वजह से। जहां गोली मास एंड वेलोसिटी of a body is called linear momentum. समझ में आया कि अगर कोई भी बॉडी का मास और उसका वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, उस दोनों का जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो उसका क्या कहलाएगा बाबू? मोमेंटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? मोमेंटम कहलाएगा। तो क्या लिनियर मोमेंटम को डिफाइन कैसे किए बाबू? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लिनियर मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय P। इसको किससे डिनोट किया जाता है? P से डिनोट किया जाता है। एंड its SI unit is मास का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू? केजी। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, यानी केजी मीटर पर सेकेंड होता है। मोमेंटम का ऐसा यूनिट कितना होता है बाबू? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और ये डेफिनेशन के हिसाब से इसका एक इक्वेशन निकला है बाबू, P इक्वल टू एम ए मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v। P इक्वल टू mv, यानी मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। यही ना है डेफिनेशन के हिसाब से, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। यानी लीनियर मोमेंटम जो होगा वो इक्वल होगा किसके? उसके मास के और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। यानी क्या पता चला बाबू कि लीनियर मोमेंटम क्या है उसके बारे में पता चला, लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट किया जाता है उसके बारे में पता चला, लीनियर मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है इसके बारे में हम लोग को पता चला। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम जो है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मास क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। और मास क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों को प्रोडक्ट करने पर, स्केलर और वेक्टर को प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट क्या आता है? वेक्टर आता है। तो यानी मोमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यानी मोमेंटम के बारे में हम लोग इतना जानते हैं कि मोमेंटम इसको कहते हैं। मोमेंटम अब हम लीनियर मोमेंटम इसलिए पढ़ा दिए क्योंकि न्यूटन साहब ने जो डेफिनेशन दिया है उसके बारे में, उसमें मोमेंटम का इस्तेमाल किया गया है। तो पहले हम मोमेंटम जानेंगे तब ना हम न्यूटन के सेकंड लॉ को जान पाएंगे।
तो मोमेंटम के बारे में हम लोग को पता चला कि मोमेंटम क्या है, किसी भी बॉडी का मास और उस बॉडी का जो रफ्तार होगा, उस दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे उस बॉडी का क्या कहलाएगा, मोमेंटम कहलाएगा। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत, इसमें मोमेंटम को समझने में कोई दिक्कत? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल of 5000 kg and run on the highway with 30 kilometers per hour. Find its momentum. इसका मोमेंटम फाइंड कीजिए। एक बस है, कितना केजी का बाबू, मास मालूम है 5000 केजी का वो बस है और वो कितना के स्पीड पे चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, यानी वेलोसिटी इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। एक बात बता बाबू, यहाँ मीटर पर सेकेंड है ना वेलोसिटी का, यहाँ वेलोसिटी किसमें है, किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 30 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाय है और उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 6 6 जा 36, 6 5 30, 6 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25/3 यानी मीटर पर सेकेंड, यानी 30 किलोमीटर पर आवर इसमें टर्न हो गया 35/3 मीटर पर सेकेंड में। अब मोमेंटम निकल रहे हैं तो P इक्वल टू क्या जानते हो बाबू, m इंटू v। तो मास इक्वल टू कितना है बाबू, मास है आपको 5000, तो 5000 लिख देंगे, इंटू v का वैल्यू कितना है 25/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 5 जो 25 5 जो 125, उस पे 000 है तो 000 जान लेंगे बाय 3 kg मीटर पर सेकेंड। इसको डेसिमल में ले आते हैं, डेसिमल में लाएंगे तो कितना होगा वो, इसको डेसिमल में लाएंगे 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 2 1 जा 20, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 यानी 0.7 kg मीटर पर सेकेंड, यानी इसका मोमेंटम कितना हो गया बाबू 41,666.7 kg मीटर पर सेकेंड। अब बात ये आया बाबू कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा या कम होगा, किसी भी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा या कम होगा वो डिपेंड करता है दो चीज पर। किसी भी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा या कम, ये किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो पहले ये बता बाबू कि अभी जो हम बोर्ड पे जो चीज डिस्कस किए है इसमें किसी को कोई दिक्कत? हेलो सर। हाँ बोलो बाबू। सर एक बार बताइए, एक बार बताइएगा फिर। लीनियर मोमेंटम के बारे में, तो हम इसको बताने से पहले हम आज डिस्कस किए थे बाबू कि एक ट्रक है जो हाईवे पर चल रही है और एक आदमी के ऊपर वो चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो आदमी की मौत हो गई। वो आदमी मर गया किस वजह से, ट्रक का वजन, ट्रक का जो लोड है, मास जो है इतना ज्यादा था कि उसको वो सहन नहीं कर सका, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, यानी ट्रक के मास की वजह से उसकी मौत हो गई। उसी परिप्रेक्ष्य में हम एक और बात कहते हैं कि गोली का तो मास नहीं होता है, हम बंदूक से जो गोली निकलता है, बंदूक से जो बुलेट निकलता है उसका तो मास बहुत कम होता है, 2 ग्राम 10 ग्राम 25 ग्राम का होता है। वो जब वो आदमी के जिस्म में जा रहा तब भी उसको मार दे रहा इंसान को, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां जो गोली जो भाई उस आदमी को मार दे रहा है, इसका मतलब गोली में रफ्तार बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसके जिस्म को छेद करके वो उसके इंटरनल पार्ट को क्षति कर देता है, जिस वजह से यानी पता चला कि दोनों सिचुएशन में जो आदमी मरा है तो दोनों पर इफेक्ट पड़ रहा है किसका, कहीं पर बॉडी के मस का इफेक्ट ज्यादा पड़ा है तो कहीं पर उसके रफ्तार का इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ा है बाबू? हेलो हेलो यस सर। तो अब हम एक बात बॉडी पर कोई इफेक्ट अगर देखने को मिल रहा है, इस पर दो चीज डिपेंड कर रहा है, एक उसका मास और एक उसका वेलोसिटी। तो इस दोनों को यानी किसी भी बॉडी का जो मास होगा
और उसी बॉडी का जो वेलोसिटी होगा उस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकलेगा वो उसका मोमेंटम कहलाएगा। तो वही को लीनियर मोमेंटम को लिखे हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी का मास और उसका जो वेलोसिटी होगा उस दोनों को का प्रोडक्ट जो होगा वो कहलाता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है p से और इसका ऐसा यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड। जैसा कि डिफिनेशन से लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम, p इक्वल टू mv। और एक बात और बता दें कि लीनियर मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी। एक क्वेश्चन लेकर के हम बताएं कि ए बस ऑफ 5000 kg एंड रन ऑन द हाईवे विद 30 किलोमीटर पर आवर। एक बस जो है जो 5000 kg का है और वो हाईवे पे चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो इस बस का मोमेंटम क्या होगा? तो मास दिया हुआ है 5000 kg, वेलोसिटी दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, 30 से डिवाइड कर दिए, काटने पर आया 25/3 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम कितना होगा इस बस का? तो मोमेंटम इक्वल टू जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना था 5000 और वेलोसिटी कितना निकलेगा 25/3, उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कितना रिजल्ट आया 41,666.7 kg मीटर पर सेकंड। आप समझ में आया लीनियर मोमेंटम के बारे में? हेलो यस सर। सर आ गया। यस सर। ओके, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाबू किसके बारे में कि हम किसी भी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा या कम होगा वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। फैक्टर्स ऑन विच द मोमेंटम ऑफ बॉडी डिपेंड। रुक जाओ 2 मिनट। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? फैक्टर on which the momentum of body depends. The momentum of a body depends. यानी वो फैक्टर जिस पे उस बॉडी का मोमेंटम डिपेंड करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू। तो हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू मोमेंटम में कि किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, मास ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन the mass of the body। यानी बॉडी के मास पर भी मोमेंटम डिपेंड करता है। अगर किसी भी बॉडी का मास बढ़ाएंगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, अगर किसी भी बॉडी का मास घटाएंगे तो मोमेंटम घटेगा। इफ मास ऑफ अ बॉडी इज increase, then P is also increased. If mass is decreased, the P is also decreased. अगर किसी भी बॉडी का मास अगर हम बढ़ा देते हैं तो मोमेंटम भी बढ़ता रहेगा उस बॉडी का। अगर कोई ट्रक 1000 kg का उसका मोमेंटम, उसी ट्रक का वजन उसको कुछ रख करके 2000 kg कर लेते हैं तो उसका जो मोमेंटम होगा बढ़ जाएगा। यानी जो 1000 kg का जो ट्रक था उसका मोमेंटम जो उसको मास रख करके 2000 kg कर लिए उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मास बढ़ाने पर बॉडी का मोमेंटम भी बढ़ गया, ट्रक का मोमेंटम भी बढ़ गया। तो यानी कि ये पता चला, इसीलिए हम कह सकते हैं कि P जो है प्रोपोर्शनल होगा मास के। P प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास ऑफ द बॉडी के मास के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, इस पर
It depends on velocity of the body. बॉडी के वेलोसिटी पर भी, अगर कोई भी बॉडी धीरे चल रहा है उसका मोमेंटम, उसका रफ्तार आज बढ़ा देंगे तो उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर हम बढ़ा देते इफ v is increase, then p is also increased and vice versa. And if b is decreased, p is also decreased. यानी अगर किसी भी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो उसका मोमेंटम बढ़ता जाएगा, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम वेलोसिटी घटाते जाएंगे तो उसका मोमेंटम भी घटता जाएगा। ठीक है, यानी p जो है वो प्रोपोर्शनल होगा b के। ठीक है, तो यानी ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत इसमें? लीनियर मोमेंटम में, लीनियर मोमेंट में हमको इतना समझना था। किसी को कोई दिक्कत इसमें? हेलो 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 सर। हाँ, नो बोलो सर, कोई बाबू। दिक्कत नहीं। ओके, अब हम बताने जा रहे हैं बाबू न्यूटन सेकेंड लॉ। कितना टाइम बाकी है बाबू? 9 मिनट सर। 9 मिनट है, हो जाएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन साहब ने जो मोशन का 3 लॉ दिया था उसमें से ही ये भी एक लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो बॉडी का जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो प्रोपोर्शनल होगा उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यानी अगर उसकी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज होगा और उसमें जितना समय लगेगा उसके रेट के प्रोपोर्शनल होगा, उसी को क्या कहते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ। यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ of motion, state that if we apply the force, we applied the force on a body is directly proportional to the rate of change in momentum, rate of change in momentum of that body, momentum of that body। यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, मान लो यहां देखो बाबू, ये कोई गाड़ी है, ये गाड़ी है, इस पर एक लड़का जो है फोर्स लगा रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है। अभी ये मान लो कि इसका मास है m, तो इस यही गाड़ी यही पर यहाँ आया, धक्का देने की वजह से ये गाड़ी कहाँ चला है बाबू? यहाँ चला, तो इसका मास क्या बदल जाएगा क्या? ये गाड़ी का मास m है और ये गाड़ी को भाई फोर्स लगाने की वजह से ये गाड़ी यहाँ चली आई, तो इसका मास क्या भाई बदल जाएगा? हेलो, नहीं सर। नहीं बदलेगा, तो इसका भी मास m होगा। अब मगर फोर्स लगाने की वजह से पहले इसका वेलोसिटी था u,
इसका वेलोसिटी क्या था बाबू, u था, यानी u वेलोसिटी से ये चल रहा था। धक्का लगाने की वजह से आपके जरा स्टार्ट हो गया, तब इसका वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो गया बाबू, v हो गया। क्या हो गया, धक्का लगाने की वजह से, फोर्स लगाने की वजह से u वेलोसिटी जो है किस वेलोसिटी में बदल गया, v वेलोसिटी में बदल गया। तो अब बताओ यहाँ पर इसका मोमेंटम कितना होगा, बताओ यहाँ पे इसका मोमेंटम होगा mu, होगा कि नहीं होगा बाबू, यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या होगा, mu, मास इनटू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता, मोमेंटम इक्वल टू, और यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा बाबू, mv, होगा कि नहीं होगा, मास टू वेलोसिटी। तो वो है क्या कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो हमारा फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, यानी हमारा फोर्स जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा किसके अकॉर्डिंग, इसके मोमेंटम, यानी पहले जो इसका मोमेंटम थे फोर्स लगाने पर जो इसका मोमेंटम हो गया, ये पहले ये मोमेंटम था, अब फोर्स लगाने के बाद मोमेंटम ये हो गया, तो इसके मोमेंटम में जो चेंजिंग आया, तो मोमेंटम में कितना चेंज आया, mv माइनस mu चेंजिंग आया, नहीं ना आया जी। अगर तुम 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे थे, अगर फिर तुम दौड़ना शुरू कर रहे हो, यानी फोर्स लगाओगे और तेज से दौड़ना करोगे तो 20 किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने लगे, तो कितना चेंजिंग आ गया तुम्हारे स्पीड में, बताओ। तुम 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहे थे और अचानक तुम बहुत ज्यादा तेज दौड़ने की कोशिश करने में तुम 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने लगे, तो कितना चेंज आ गया तुम्हारे स्पीड में बाबू, हेलो हेलो सर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कैसे निकाले, जो हमारा इनिशियल स्पीड था, जो फाइनल स्पीड था, तो फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड को घटा दिए, तो यानी 15 में से 10 को घटा दिया, 5 निकला ना जी। उसी तरह हम फोर्स नहीं लगाए हुए थे, तो मोमेंटम कितना था, फोर्स लगाने के बाद अब इसका मोमेंटम इतना हो गया है, तो मोमेंटम में कितना चेंजिंग आया, तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को घटा देंगे, ये ना चेंजिंग आया जी। यस सर। के हिसाब से सवाल कर रहा था कि अगर हम किसी आपको ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स मान लेते कि 4f लगाते हैं, तो वो प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मान लो कि इसका मोमेंटम अब p1 है और इस समय इसका मोमेंटम p2 है, तो हम ऐसा लिख दे ये प्रोपोर्शनल होगा p2 माइनस p1 के, यानी पहले जो मोमेंटम है और अब जो मोमेंटम लगाने पर, तो अभी जो मोमेंटम उसमें से पहले वाले मोमेंटम घटा देंगे, तो ये चेंजिंग हुआ मोमेंटम में, और उसका रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। इसका रेट का मतलब क्या होता है बाबू, टाइम से डिवाइड करना। रेट का मतलब ये ना होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी v माइनस u बाई d, ये बता के ना एक्सीलरेशन में जी, रेट का मतलब हो रहा है टाइम से डिवाइड करना, तो टाइम से डिवाइड किए। अब देखो यार f प्रोपोर्शनल टू, ये p2 कितना है बाबू, p2 इसका मोमेंटम कितना है mv, माइनस p1 इसका मोमेंटम कितना है बाबू, mu बाई c है, तो लिख दिए f प्रोपोर्शनल टू m, दोनों में से कॉमन कर लेंगे, ये भी m ये भी m, तो m कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा बाबू, v माइनस u बाई c, ये बचेगा। अब एक बात बता, याद करो यानी प्रीवियस चैप्टर को, a इक्वल टू जानते हैं, v माइनस u बाई d, एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई d, याद है 9th क्लास में हम निकाले थे a इक्वल टू v माइनस u बाई c, तो इतना की जगह पे हम लिख दे a, तो f प्रोपोर्शनल टू ma होगा कि नहीं होगा, इतना की जगह पर क्या डाल दिए, a डाल दिए ma, तो इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम इक्वल का साइन देते हैं, तो kma लिखते हैं, यानी f इक्वल टू क्या लिख गया बाबू, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट के इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है k, तो kma, यानी f इक्वल टू kma, if k इक्वल टू 1, if k इक्वल टू 1 देन f इक्वल टू ma के बराबर हो जाएगा। अगर k का वैल्यू 1 करते हैं तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यानी हमको जो न्यूटन का सेकंड लॉ जो मालूम हुआ, उसे क्या मिला, हमको फोर्स का इक्वेशन ऑब्टेन हुआ कि फोर्स को अगर हम निकालना चाहते हैं, उसका क्वांटिटेटिव वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वो किस तरीके निकलेगा, न्यूटन के सेकंड लॉ से, यानी ये आया क्या है, f इक्वल टू ma। अगर हम किसी बॉडी का मास दिया हुआ है और उस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन कितना हो रहा है, वो एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो दो को मल्टीप्लाई करें तो फोर्स निकल जाए कितना फोर्स लगा है। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं, उसका मास हमको उस बॉडी का मास मालूम है,
और उसमें कितना एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो मालूम हो जाए तो दोनों को प्रोडक्ट करने तो फोर्स निकल आए कि हम कितना फोर्स लगाए इस पे। तो यानी न्यूटन का सेकंड लॉ हम लोग एक्सप्लेन कर दिए कि न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी के अंदर जो मोमेंटम में चेंजिंग आएगा, फोर्स लगाने की वजह से उसके मोमेंटम में चेंजिंग आएगा, उसके रेट के प्रोपोर्शनल होगा हमारा फोर्स, हम जो फोर्स लगाएंगे। तो ये चीज हम आपको बताएं कि फोर्स नहीं लगा हुआ था उस समय, इसका मोमेंटम था mu, इसको डिनोट किए P1 से। फोर्स लगाने के बाद इसका मोमेंटम इतना हो गया mv हो गया, इसको रिप्रेजेंट किए P3 से। सवाल के अकॉर्डिंग, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग f जो है वो प्रोपोर्शनल है किसी रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम के। तो मोमेंटम में जो चेंजिंग होगा, यानी फोर्स लगाने के बाद मोमेंटम इतना हुआ, फोर्स लगाने से पहले मोमेंटम इतना, तो चेंजिंग का मतलब हो गया P3 में से P1 को घटा देंगे। रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। P2 के जगह पे P1 डाल दिए और P1 के जगह पे P1 का वैल्यू डाल दिए mu/t, दोनों में से m कॉमन कर लिए तो v - u/t बच गया, तो f प्रोपोर्शनल टू m और v - u/t इक्वल टू जानते a, तो ये पुट कर दिए। तो f इक्वल टू, यहाँ इसका प्रोपोर्शनलिटी का टाइम आने के लिए इसको भाई क्या करते हैं, k इस्तेमाल करते थे, f इक्वल टू kma। इफ k इक्वल टू 1, अगर k बराबर 1 होता है तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। इसमें किसी को कोई दिक्कत? हेलो, तो आज हम इतना ही रहने दे रहे हैं। तो आज हम लोग ने